हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के, जिसमें दो सब्सटेंसेस हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो सब्सटेंस होना जरूरी है। तो ऐसे एक मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। एक बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि नाम में ही आपको क्लियरली पता चल रहा है, बाइनरी। बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। और उन दो कंपोनेंट्स का नाम आपने बचपन से सुना होगा, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो दो तरीके के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। और ये किस में होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन में होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन बेसिकली आपको बताता है किस चीज के बारे में, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो रिलेटिव क्वांटिटी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो कितनी है। अब उसको बताने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यानी कि मास बाय मास, या जनरली इसको वेट बाय वेट भी बोल देते हैं, जो कि टेक्निकली रॉन्ग होता है, बट मास बाय मास भी आप इसको कह सकते हो। तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज भी हम इसको कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इसको हम कहते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपके पास सॉल्यूट है, वही होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज। यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट का आप फॉर्मूला बना सकते हो कि दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितने में? 100 ग्राम में। तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो एक मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 100 के साथ, क्योंकि 100 ग्राम में है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये सब कुछ किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसमें आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो W बाई वी परसेंटेज, इसको हम W बाई वी से भी डिनोट करते हैं। तो W बाई वी परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है? दैट इज, ध्यान रखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वो किस में होता है? ग्राम्स में होता है। ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज इन ग्राम, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास की जगह क्या होता है? वॉल्यूम। ये चीज ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे होता है, नहीं सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन यहाँ पे होता है इंटू 100, क्योंकि 100 ml में होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लोगे सॉल्यूशन का, वो भी आप ml में लोगे, अगर मास आप ग्राम में ले रहे हो तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज होता क्या है। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो सबसे पहले आपके पास टर्म आती है मोलैलिटी। तो यहाँ पे मोलैलिटी का ध्यान रखना आपको, ये मोलैरिटी है। तो मोलैलिटी क्या होती है? सबसे पहले मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिए, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोलैलिटी। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। नेक्स्ट आता है आपके पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द मास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट में कितना आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसकी जो यूनिट होती है मोलैलिटी की, तो बेसिकली मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। और दूसरी चीज है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी की जो यूनिट होगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। अब मोलैरिटी की ही तरह एक और टर्म आती है दैट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में अंतर क्या है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं,
जैसे कि मोल फ्रैक्शन, आपने एक टर्म और पढ़ी होगी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी आपने पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट और किसका? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मोल फ्रैक्शन का मीनिंग होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है और बेसिकली अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इट हैज नो यूनिट। अब अगर यहाँ पे ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो एन ए है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी है, तो मोल फ्रैक्शन को जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ए का, दैट इज एक्स ए, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और उसी तरीके से एक्स बी जो हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे एक्स ए प्लस एक्स बी, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दैट इज एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, द सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा 1 होता है। और अगर बाइनरी सॉल्यूशन आपके पास है, अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी कि एक्स बी आपको पता है तो आप एक्स ए पता कर सकते हो, उसी तरीके से अगर एक्स ए पता है तो वहां से आप एक्स बी भी पता कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इन दी एंड एक और चीज यहाँ पे आती है, दैट इज पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन में किसी भी सब्सटेंस के कितने पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस, जनरली मास में हम इसको रखते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पार्ट्स इन द सॉल्यूशन, पार्ट्स इन सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो जो रेशियो होता है उसको 10⁶ यानी कि 1 मिलियन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है? पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस का ध्यान रखना है। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड, या फिर सॉलिड लिक्विड, फिर सॉलिड गैस, करेक्ट। उसी तरीके से लिक्विड का जो होता है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। उसी तरीके से गैस के भी हो सकते हैं, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या क्या है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, इस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी की, तो यहाँ पे गैस की सॉलिबिलिटी की हम बात करें, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये आपका हेनरीज लॉ भी है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने में, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये आपने लास्ट ईयर ली चैटलेट्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली चैटलेट्स प्रिंसिपल क्या कहता था? ली चैटलेट्स प्रिंसिपल ये कहता था कि अगर हम किसी भी सिस्टम में कोई चेंज करते हैं जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस चेंज का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करे। तो यहां पर भी आपको यही चीज ध्यान रखना है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और आपने ही वहां पे पढ़ा होगा ली चैटलेट्स प्रिंसिपल में कि कोई भी एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है इट इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है। और इसीलिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा या कम होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आई होप की चीज पता चल गई होगी आपको। और अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ
लिक्विड्स, तो लिक्विड्स या सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स की जो सॉलिबिलिटी होती है इन लिक्विड, तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है? तो जो सॉलिबिलिटी होती है सॉलिड्स की लिक्विड्स में, वो डिपेंड करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, पहला टेम्परेचर। वैसे तो टेम्परेचर पे यहाँ पे उल्टा केस होता है, जो डिसोल्यूशन होता है गैस सॉलिड्स का जनरली मोस्टली वो एंडोथर्मिक होता है, और इसीलिए ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपने देखा भी होगा, जैसे शुगर का एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो तो हाई टेम्परेचर पे अगर वाटर है तो गर्म पानी में ज्यादा शुगर जल्दी इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि ठंडे पानी में उतना शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। सिमिलरली गैसेस में भी आपने देखा होगा कि आप जब वाटर को बॉईल करते हो तो वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है। उसमें इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उनकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है और इसीलिए गैस वहां से इवॉल्व हो जाती है, और उसमें गैसेस, डिजॉल्व गैसेस जो होती हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और इसी वजह से बॉइल्ड वाटर का टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज जो है दैट इज नेचर, नेचर पे भी डिपेंड करता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो पोलर है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हेनरीज लॉ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हेनरीज लॉ क्या कहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेनरीज लॉ बात करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो ये कहता है कि जो किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या ओवर द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में जो वो गैस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। अब मान लेते हैं जो पार्शियल प्रेशर है गैस का जो वेपर फेज में है वो है P, और जो मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्यूशन में वो x है। तो ये कहता है कि जो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या आप ये कह सकते हो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन, अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए यानी कि सॉलिबिलिटी या मोल फ्रैक्शन जो होगा उस गैस का उस लिक्विड में, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यू कैन से P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे जो KH कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो वही यूनिट होगी जो प्रेशर की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि x जो है मोल फ्रैक्शन उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि जो KH की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। इसका आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई KH। तो KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वो उतना कम हो जाएगा, तो इसीलिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी, KH की वैल्यू कम होगी तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं। इसमें गलती क्या करते हो आप लोग कि आप KH की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो वहां पे आप ज्यादा सॉलिबिलिटी लिख लेते हो, और KH की वैल्यू अगर कम होती है तो सॉलिबिलिटी कम होती है। तो ये ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सॉलिबिलिटी का जो रिलेशन है हेनरीज कांस्टेंट के साथ वो इनवर्स रिलेशन है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। अभी राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो लिक्विड्स हैं, जनरली ये दो लिक्विड्स की बात करता है कि अगर दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो वो आपको पता है वेपर फॉर्म करती हैं, और कोई भी लिक्विड जितना वेपर फॉर्म करता है वो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो कोई भी लिक्विड जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और यहाँ पर हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा ही सब्सटेंसेस होंगे, दो या दो से ज्यादा ही लिक्विड्स होंगे। तो ये कहता है कि एक गैस का या एक लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका मोल नंबर ऑफ मोल्स जिस लिक्विड के जितने ज्यादा हैं वो उतनी ज्यादा
वेपर फॉर्म करेगा और इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि P अगर कोई लिक्विड है, यानी कि कोई लिक्विड है 1 और 2 या A और B कुछ भी हम ले सकते हैं, तो 1 और 2 से हमने डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड जो लिक्विड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा x2। यहाँ से आप कह सकते हो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, यानी कि P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, और P2 जो होगा दैट इज P02 इंटू x2। अब आप बोलोगे P01 और P02 क्या है, यहाँ पे नॉट का साइन यहाँ पे आएगा। तो ध्यान रखना, जो P01 है, P0 एक्चुअली P0 होता है द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन प्योर फॉर्म, यानी कि अगर केवल वन लिक्विड हमारे पास, टू नहीं है, तो तब वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो P0 हो जाएगा। तो P01 यानी कि प्योर 1 जो फर्स्ट लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, और P02 क्या हो जाएगा, जो सेकंड लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर। और अगर जो टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा P1 प्लस P2। ये तो आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा ही है कि जो P होता है, P टोटल यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 की वैल्यू क्या है, दैट इज P01 x1 प्लस P02 x2। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। और आपको एक और चीज पता है, ध्यान रखना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो आई होप कि आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है हमेशा, कि जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, अगर हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, तो अब आप सोचोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो क्या उसके लिए भी राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल यानी कि जो वेपर फॉर्म नहीं करता है, अगर वेपर फॉर्म नहीं करता है, तो मान लेते हैं 1 जो है वो सॉल्वेंट है और 2 जो है वो सॉल्यूट है, तो उसका जो P0 हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। और P02 की वैल्यू मान लेते हैं 2 जो है वो सॉल्यूट है, तो P02 की वैल्यू जो है उसके लिए 0 हो जाएगी। और उस केस में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज P01 इंटू x1। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, और मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर सॉल्यूट भी में है और सॉल्वेंट भी है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम ही होगा। और इसीलिए जो P01 की जो वैल्यू है, या P सॉल्यूशन की जो वैल्यू है, वो हमेशा P01 से कम होगी। इसीलिए ये कह रहा है कि P सॉल्यूशन इज लेस देन P सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उससे हमेशा कम ही रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस एक्चुअल में वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं यानी कि अगर ए और बी, यानी कि जैसे कि मैंने अभी बोला था, ए एंड बी दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं जो कि एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो जो उस सॉल्यूशन में पी ए जो होगा, यानी कि लिक्विड ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अभी यहाँ यही तो हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था। और जो पी बी होगा दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी टोटल जो हो जाएगा दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ऐसा होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो बेसिकली जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए और ए के जो लिक्विड्स होंगे, या बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो लिक्विड ए है उसमें ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बी का जो लिक्विड है, बी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब होता क्या है कि जहां पे जब वेपर बनती है यहाँ पर, तो वेपर में क्या होगा कि लिक्विड ए है मान लेते हैं, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है, तो ये इजीली क्या कर देगा, इजीली वेपर बनाएगा। इजीली वेपर बनाएगा तो ज्यादा वेपर बनेगी, और ज्यादा वेपर बनेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यानी कि ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो उतना कम वेपर बनाएगा और इसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब यहां पर मान लेते हैं कि ए के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जब आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो लगभग लगभग बराबर ही होता है। किसके? कि जो बी के आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर होता है। और इस वजह से जब ये मिक्स भी आप कर लेते हो तो मिक्स करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, और इस वजह से जो एंथैल्पी चेंज होता है मिक्स करने में वो जीरो होता है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी उसको आप बोलते हो, डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट इज जीरो। और नहीं वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो चेंज होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का ही सम होगा, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हालांकि ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट फिर भी क्लोज टू एन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हेक्सेन और हेप्टेन का, या ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का, बेंजीन और टॉलिन का, ये जो सॉल्यूशन है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लगभग लगभग आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ए और ए के जो आपस में मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में, या बी बी के जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में, जो उनके जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब आप इनको मिक्स कर देते हो और ए बी के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि वो इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग होता है। यानी कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए के मॉलिक्यूल्स का आपस में, और बी के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ए और बी जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग होता है, और उसकी वजह से वो वेपर कम या ज्यादा फॉर्म करते हैं। अब इसी बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब ये कि ज्यादा प्रेशर ये शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ये है क्या। तो इस केस में होता क्या है, बेसिकली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए और बी के बीच में वो कम होता है एज कंपेयर टू ए मॉलिक्यूल्स का आपस में जितना है, या बी के मॉलिक्यूल्स का आपस में जितना है, उससे कम ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इससे क्या होगा? इससे वही चीज होगी, जब लिक्विड में जो ए और बी का जो सॉल्यूशन है, जब ये सॉल्यूशन आपने बना दिया, ये ए बी का सॉल्यूशन है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजीली वेपर बनाएगा, यानी कि ये ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और इसीलिए ये जो वेपर प्रेशर शो करते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए ये भी ज्यादा हो जाएगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ये भी ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी वो पॉजिटिव होगी, और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो डिसोल्यूशन होगा ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि भाई डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा? जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि प्रोसेस कैसा है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे इथेनॉल एंड एसीटोन, दो तीन एग्जांपल्स ध्यान रखना आप, या फिर इथेनॉल एंड वाटर, या कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन सॉल्यूशंस के जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। उसी तरीके से कुछ सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि अगर ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपस में जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए या एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये ज्यादा होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये इजीली वेपर बना नहीं पाएगा, इजीली वेपर नहीं बना पाएगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो उससे वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगा। तो वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो जाता है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि ए की भी वेपर कम बनेगी, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी शुड बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि ये निगेटिव होगा, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम भी कम होगा, तो ये क्या होगा? डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों निगेटिव होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। डिसोल्यूशन जो होगा दैट इज एंडोथर्मिक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सॉरी एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव कब होगा? जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, जब वो रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नाइट्रिक एसिड और वाटर, फिनॉल एंड एनिलीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, और ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि हम अगर ग्राफ प्लॉट करें आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मान लेते हैं ए और बी दो चीजें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स यानी कि जो वेपर प्रेशर, जो मोल फ्रैक्शन है, और वेपर प्रेशर दूसरी चीज क्या है?
वेपर प्रेशर, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन है, ए का जो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन होगा 1 होगा। उस समय अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 होगा, और दूसरे केस में अगर एक्स ए 0 होता है तो एक्स बी 1 होता है। तो आपने पढ़ा है कि अगर आइडियल गैस की हम बात करें तो आपको पता है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए दैट इज इक्वल टू पी ए, वो पी ए की वैल्यू होती है। उसी तरीके से पी बी की जो वैल्यू होती है, पी बी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज पी नॉट बी एक्स बी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स ए जब जीरो है तो ये जीरो का आपको दिख रहा है, ये जीरो है और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पी नॉट ए जो एक्स ए की वैल्यू बढ़ेगी तो पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। पी नॉट ए तो फिक्स होता है और ये मैक्सिमम एक्स ए की वैल्यू कितने तक जा सकती है, 1 तक। जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो पी नॉट जो पी ए की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट ए के बराबर, यहाँ पे आके रुक जाएगी। उसी तरीके से एक्स भी देखिए यहाँ पे 0 है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, एक्स बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी मैक्सिमम एक्स बी की वैल्यू हो सकती है 1। तो पी बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट बी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और जो ओवरऑल प्रेशर है दैट इज पी, पी इज इक्वल टू आपको पता है पी ए प्लस पी बी होता है इन दोनों का सम। तो उसकी जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी जो सॉल्यूशन में जो लिक्विड्स हैं या जो कंपोनेंट्स है ए और बी, उनका जो मिनिमम वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम जो होगा जो एक्स ए जो ए का होगा वो पी नॉट ए होगा और जो बी का होगा वो पी नॉट बी होगा। अब इन दोनों के बीच में अब आइडियल सॉल्यूशन होता तो जो डैश लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से बनना था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ किसके लिए, शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। तो बीच में जो वेपर प्रेशर होगा ये एक्चुअल में ज्यादा शो करता है प्रेशर जितना होना चाहिए था। ऐसा मैंने कि बताया भी कि क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है। और ए का भी आप देख सकते हो, बी का भी आप देख सकते हो, उसी तरीके से ए का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर जो है ये ज्यादा शो करता है, ए और बी दोनों। तो ये क्या है, ग्राफ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन के केस में भी वही है, जो ए है वो इस तरीके से होगा, कम प्रेशर शो कर रहा है, जबकि आइडियली उसको इतना शो करना चाहिए था, उससे कम प्रेशर शो कर रहा है। और सेम बी के केस में भी है, बी भी क्या कर रहा है, कम प्रेशर, और ओवरऑल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ए और पी बी दोनों कम होंगे तो टोटल पी जो टोटल होगा वो भी कम होगा। तो ये तो था हेनरीज लॉ का केस। अच्छा, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल्स में एक और चीज पूछी जाती है कि जो वेपर फेज होता है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्यूशन में तो आप कर सकते हो, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। वेपर फेज में कैसे पता करोगे, तो वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स को यानी कि वाई ए मान लेते हैं, क्या है वाई ए, जैसे एक्स से हम डिनोट करते हैं तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर, या नंबर नहीं मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये वाई ए मान लेते हैं। और वाई बी क्या मान लेते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो वेपर फेज में मान रहे हैं हम, हाँ ये चीज ध्यान रखते हैं। तो वेपर फेज में जो वाई ए की जो वैल्यू होगी, आपको पता है वाई ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो कितना होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, जो स्मॉल पी है, पी इज इक्वल टू कितना है, दैट इज पी ए प्लस पी बी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए बाई पी हो जाएगा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। और उसी तरीके से वाई बी जो होगा यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इतना इजीली आप पता कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजियोट्रॉप। नेक्स्ट चीज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। अब ये एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, बेसिकली एजियोट्रॉप्स वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर जो दो सब्सटेंसेस होते हैं, दो कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन के होते हैं, वो दोनों इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि जब आप उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, तो वो उससे सेपरेट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं इसमें ए और बी, ए एंड बी। अब जब आप इसका डिस्टिलेशन करते हो तो मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो बी का है, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ए का 100 डिग्री सेल्सियस और बी का है मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप इसको बॉईल करते हो, मान लेते हैं आपने इसको बॉईल किया 110 डिग्री सेल्सियस तक, सपोज एक एग्जांपल है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जो
ए है, ए बॉयल हो जाना चाहिए, और ए बॉयल हो जाना चाहिए यानी कि ए की वेपर बनेगी, ए की वेपर को आप अलग कलेक्ट कर सकते हो, यहां बच जाएगा कौन, बी। तो इस तरीके से आप ए और बी को सेपरेट कर लेते हो। तो ये तो बड़ा आसान सा केस होता है, लेकिन ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर वो ए और बी मिलके एक ऐसा सॉल्यूशन बना देते हैं यानी कि एजियोट्रॉप बना देते हैं, तो एजियोट्रॉप में जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचोगे, और ये चीज ध्यान रखिए एजियोट्रॉप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनता है, कि जिसमें एक फिक्स परसेंटेज है, कि मान लेते हैं कि 20% ए और 80% बी होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, 30% ए या फिर 70% बी होना चाहिए। तो जब ये कंसंट्रेशन मिल जाता है आपको, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप 110 डिग्री तक जो वेपर बनाओगे, और एजियोट्रॉप में 30% ए और 70% बी है, तो जो वेपर बनेगी इसमें 110 डिग्री पे, तो उस वेपर में भी 30% ए और 70% बी रहेगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन में ए और बी का जो कंसंट्रेशन है 30-70, वो वेपर में भी मिलेगा। यानी कि डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप किसी भी हालत में इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसको हम कहते हैं एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसको सेपरेट करना, आपको एक चीज पता चल गई कि पॉसिबल नहीं होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि दो अलग अलग कंपोनेंट की तरह, ए और बी की तरह बिहेव नहीं करता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जबकि बल्कि वो क्या करता है, एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव कर लेता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कुछ और होता है। मान लेते हैं ए और बी का जो सॉल्यूशन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट अब 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये बन गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है, और जब ये बॉइल होता है, जब इसका आप वेपर फॉर्म करते हो, तो वेपर फेज में भी जो कंसंट्रेशन होता है दोनों का, वो सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम टाइप्स की बात करेंगे कि दो टाइप के होते हैं आपके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है? तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि दो तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो मान लेते हैं एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करता है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, उसको आपको इजीली पता चल जाएगा कि 95% इथेनॉल और 5% वाटर है, जो बाई वॉल्यूम है, उसका अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो इथेनॉल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 होता है, और वाटर का 373 होता है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, तो जो एजियोट्रॉप बनाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो बनाता है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनाता है, सब कुछ इसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 हो जाता है, यानी कि इन दोनों से कम है। अब कम क्यों है? क्योंकि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, इजीली वेपर फॉर्म करेगा, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि दो कंपोनेंट जो हैं ए एंड बी, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरा जो एजियोट्रॉप होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब यहां पे क्या होता है, ये उन आइडियल सॉल्यूशंस में आपको देखने को मिलेगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन आपको पता ही है क्यों शो करते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वेपर कम बनती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड, एक एग्जांपल देखिए कि जो 60% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, वो होता है एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 359 केल्विन जो है वो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का आपको पता है 373 है। जब आप मिक्स कर देते हो तो जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नाइट्रिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। कैसा है ये? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते ही आना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या है या कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ध्यान से समझिए, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ध्यान रखिए, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जितने ज्यादा सॉल्यूट्स बढ़ते जाएंगे ये प्रॉपर्टीज भी उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी किसी भी सॉल्यूशन में। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मेनली हमको चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़नी है। चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो बेसिकली सबसे पहली बात आती है किसकी, द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मान लेते हैं इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी क्या हो गया, यहां पे ध्यान रखिए, डेल्टा पी क्या हो गया, इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। अभी डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है दैट इज पी नॉट माइनस पी। अब आप बोलोगे पी नॉट क्या है, तो पी नॉट हमने माना है यहाँ पे, पी नॉट हमने माना है, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो क्या है, वो पी नॉट है। और पी हमने किसको माना है, पी हमने माना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट किसको माना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो फिर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम कब हो जाएगा, वो कम तब हो जाएगा जब आपको पता है, जब आप क्या ऐड करोगे इसमें, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप इसमें ऐड करते हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होता है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि नॉन, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो पी ऑफ सॉल्यूशन होता है दैट इज एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं पी नॉट और एक्स से लिख उसको डिनोट कर रहा हूँ। तो एक्स ए एक से मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, सॉल्यूएंट को, और बी से हम डिनोट करेंगे सॉल्यूट को। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कम हो जाएगी अगर सॉल्यूट आप ऐड करोगे इसमें, एक्स ए की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और इसीलिए प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब यही चीज आपको पता करनी है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है फिर। तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर दैट इज डेल्टा पी बाय पी नॉट। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चीज ध्यान रखना है आपको, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि P की जो वैल्यू होती है दैट इज एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ पे जो P हो जाएगा दैट इज पी नॉट ए, पी नॉट ए हम यहाँ पे पी नॉट ही डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट से ही। तो यहाँ पे जो डेल्टा P बाय पी नॉट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट। यहाँ पे एक्स ए इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट हो जाएगा ये। और यहाँ पे चाहो तो आप पी नॉट को कॉमन ले लो तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट। और यहाँ पे पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स ए बच गया। तो 1 माइनस एक्स ए विल बी इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स बी के बराबर आ गया। यानी कि आप कह सकते हो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको और आगे करना चाहते हो तो डेल्टा पी बाई पी को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और इसी वजह से आप डेल्टा पी बाय पी को आप लिख सकते हो एन बी बाय एन ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि एन ए प्लस एन बी की वैल्यू, क्योंकि एन बी की वैल्यू ना के बराबर होती है एन ए के कंपैरिजन में, और इसीलिए एन ए में आप एन बी को ऐड करोगे तो कोई खास फर्क आता नहीं है, वो लगभग लगभग एन ए के बराबर ही रहता है। तो इसी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ बी, इसको हम डब्ल्यू बी से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए दैट इज डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो इसको अगर आप अरेंज करो तो डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि ये डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या डिनोट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसका मास है, सॉल्वेंट। उसी तरीके से एम ए क्या है, दैट इज मोलर मास, किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए है, ध्यान रखिए। ए से मैं सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा हूं, और एम बी जो है दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा इजी ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं। सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपके पास, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना एलिवेशन है, यानी कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं टी बी नॉट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो टी नॉट बी या टी बी नॉट आप इसको कह सकते हो। तो टी नॉट बी जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, टी नॉट बी ये सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट। और टीबी जो है, टीबी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो टीबी है, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली ध्यान रखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। और ये ध्यान रखना, ये डेल्टा टीबी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। और यू कैन से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। के बी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। इसको हम एब्यूलोस्कोपिक या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या जस्ट एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू 1 से डिनोट कर रहा हूँ इन केजी। अब जनरली ये ग्राम में दिया होता है तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोग्राम में। तो W1/1000, यहाँ पे मैंने किलोग्राम में तो कन्वर्ट कर लिया इसको, तो इसीलिए जो मास दिया रहेगा वो ग्राम में ही आपको दिया रहेगा और आपको ग्राम में ही डिनोट करना है अगर 1000 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू N2 जो हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट इज W2 डिवाइडेड बाय M2। और ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या,
दैट इज के बी इंटू 1000 W2/m2 × W1। तो ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। सेम चीज आती है आपके पास एक नया जो प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का, यानी कि वो सॉल्यूएंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट से भी कम होगा। उसको हम कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं टीएफ से। तो टीएफ यानी कि टीएफ क्या है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो टीएफ हो जाएगा डेल्टा टीएफ, यहाँ पे उल्टा है, ध्यान रखिए, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। बाकी लगभग सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा टीएफ, ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 1000 W2/m2 × W1। तो ये आपका डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे डेल्टा टीएफ टी नॉट एफ माइनस टीएफ होता है, जबकि प्रीवियस केस में आपने देखा होगा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि सॉल्यूशन का ज्यादा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, तो कम वाले को आप ज्यादा से माइनस करोगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो बेसिकली आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये मान लेते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और इधर जो लिक्विड जो किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो हाई है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। और आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगी तो वो कहाँ से कहाँ होगी, हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है ऑटोमेटिकली। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब अगर मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो लिक्विड है या जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लो कंसंट्रेशन की तरफ से यहां से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना प्रेशर मैं अप्लाई करूं कि ये जो कंसंट्रेशन जो है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो सब्सटेंस फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को मैं रोक सकूं, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट into a solution through a semi permeable membrane from higher concentration to lower concentration, इसी को आप क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जनरली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस फ्लो होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और अगर मैं ये चाहता हूं कि वो फ्लो ना हो तो उसको रोकने के लिए मुझे कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब इसके बाद जो टर्म आती है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, क्योंकि जो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो तो पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ये होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी हमारे पास होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो पाई से डिनोट करते हैं हम, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी आर टी। सी जैसे कि मैंने बोला मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ पे तीन तरीके के आपके पास सॉल्यूशन के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ध्यान रखिए, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, बड़ा सिंपल है इसको समझना। हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक का नाम है ए और दूसरे सॉल्यूशन का नाम है बी। अब मान लेते हैं जो सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, तो मान लेते हैं लगभग लगभग टेम्परेचर हो सकता है दोनों के सेम है, अगर कंसंट्रेशन अलग अलग हुए तो उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी अलग हो जाएंगे। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन ए है, उसका जो
आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली वो कुछ है पाई 1 मान लेते हैं या पाई ए मान लेते हैं, पाई 1 उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरा सॉल्यूशन है उसका पाई 2। अब अगर ए और बी, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर सेम नहीं होता है तो यहां पे दो केसेस बनेंगे, क्या? एक का ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि पाई 1 जो है अगर ज्यादा है, अगर पाई 1 ज्यादा है और पाई 2 कम है, कोई भी किसी को भी ले लो, ज्यादा कम कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है ऐसे को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट वाला यानी कि ए जो है वो हाइपरटोनिक हो गया और बी जो है वो हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है और ए का जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो वो हो गया हाइपरटोनिक। और अगर दोनों का बराबर होता तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है लिक्विड का और इधर लो कंसंट्रेशन है लिक्विड का। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो फ्लो होता ही है, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होगा ही होगा। अब हमने इसको रोका, लो कंसंट्रेशन की तरफ से हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो किसके बराबर? पाई के बराबर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो ये जो फ्लो है ये रुक जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब हमने सोचा कि हम क्यों ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये जो प्रोसेस है उल्टा होने लगेगा, क्योंकि पहले हम इसको जस्ट हाई से लो की तरफ फ्लो होने से रोक रहे थे, लेकिन हमने सोचा अब और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो ये लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में हाई से लो होता है, लेकिन हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया, और इतना प्रेशर अप्लाई किया कि हमने उस लिक्विड को लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना शुरू कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर जनरली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह देखा होगा, आर ओ वाटर प्योरीफायर जो होता है ना, आर ओ वाटर प्योरीफायर, आर ओ कोई नाम नहीं है प्योरीफायर का, वो क्या एक टेक्निक है। आर ओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं हम लोग, और जो लिक्विड है यानी कि वाटर है उसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है आपके पास, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास बेसिकली वो एक्चुअल मोलर मास होता है जो किसी भी सब्सटेंस का, जब आप कैलकुलेट करते हो तो कभी कभी क्या होता है, जब आप कैलकुलेशंस करते हो और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो तो मोलर मास की जो कैलकुलेशन आती है किसी भी सॉल्यूट की, किसी भी सॉल्यूशन में, वो अलग आती है। तो उसके ऐसे मोलर मास को जो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो या ऑब्जर्व करते हो, जिसको हम ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, वो कुछ और होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास कुछ और होता है। तो उस मोलर मास को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है। तो मोलर मास विच इज इधर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल मोलर मास, उसी को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर आता है एक। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं आई से। वेंट हॉफ फैक्टर होता है आई से। तो बेसिकली वेंट हॉफ फैक्टर बताता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में, कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, उसको हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो अब वेंट हॉफ फैक्टर को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? दैट इज नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, इनका रेशियो होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट आफ्टर
एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, तो चलिए आपको एक चीज बताता हूं मैं। इसका जो असर होता है वो सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है, क्योंकि आपने कहा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होती है, जब वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, आप कह सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि मान लेते हैं HCl के मॉलिक्यूल्स हैं। अब HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, करेक्ट, 100 मॉलिक्यूल्स ऐड किए सॉल्यूशन में। अब आप बोलोगे इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 100 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये आपकी क्या होगी, इसके हिसाब से 100 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे कि हाँ इसका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जितनी भी चीजें हैं आप फिर कैलकुलेट करोगे कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इतना 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 आएगा। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखेंगे तो रियल वैल्यू जो होगी, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो कुछ और होगी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बना देगा एक H+ आयन और एक Cl- आयन, यानी कि 100 HCl के मॉलिक्यूल से 100 H+ आयन बन जाएंगे और 100 Cl- आयन बन जाएंगे। अब यानी कि यहाँ पे जो टोटल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, 100 की जगह 200 हो गए, यानी कि डबल हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपको डबल देखने को मिलेगी, और यही हम गलती कर लेते हैं, हम ये चीज कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो यहां पर जब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स से डिसॉल्व करने से पहले कुछ और थे और डिसॉल्व करने के बाद कुछ और हो गए, तो इसीलिए बोला है कि आफ्टर कितने हैं, एक्चुअल में जो है वो कितने हैं, और उससे बिफोर कितने थे, डिसॉल्व करने से पहले कितने थे। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो HCl के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होके H+ और Cl- दो पार्ट में डिसॉल्व करेंगे। कुछ होते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक ही मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि जो आप एक्चुअल में देख रहे हो अभी, कि आपको लग रहा है कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, और एक्चुअल में 3 डिग्री बढ़ रहा है या 4 बढ़ रहा है। तो वो क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और है जो आप देख रहे हो, और जो आपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो होनी चाहिए थी वो कुछ और है। तो यही जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसी रेशियो को हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पे देखिए, अब इससे क्या होगा, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर की वजह से, कि अगर यहां पे आपने देखा कि वेंट हॉफ फैक्टर कितना हो जाएगा, कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, 200 हो गए, पहले 100 थे, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 200/100, दैट इज 2। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए, और इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी डबल हो जाएगी। यही क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। यानी कि जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो जो आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके आई टाइम्स हो जाएगी, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसीलिए अब सारे फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आई टाइम्स ऑफ N2/N1। या N2/N1 क्या है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये इसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से डेल्टा टीवी की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आई से मल्टीप्लाई करके आएगी, डेल्टा टीएफ की एक्चुअल वैल्यू आएगी आई से मल्टीप्लाई करके आएगी, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आई से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, जस्ट आई से भी मल्टीप्लाई करना है। आई से कब मल्टीप्लाई करना है, अगर उस सब्सटेंस में एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है कि अगर रिलेशन आपको पता करना है, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। आई क्या हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर, और अल्फा क्या हुआ, अल्फा को हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है, कोई भी सब्सटेंस में डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है। तो चलिए पहले एसोसिएशन के लिए कर लेते हैं। तो पहले एसोसिएशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब एसोसिएशन में यहां पे ध्यान रखिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कि आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। तो पहले एसोसिएशन के लिए कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है ए, करेक्ट, और इसमें हो रहा है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है, मान लेते हैं एन मॉलिक्यूल्स हैं ए के और एसोसिएट होके वो एक ही मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, ए एन बन जा रहा है, करेक्ट। तो यहां पर हुआ क्या कि जो बिफोर डिसोसिएशन, अब मान लेते हैं बिफोर डिसोसिएशन इनिशियल जो बिफोर वाला जो कंसंट्रेशन था, बिफोर कंसंट्रेशन इसका कितना था, मान लेते हैं सी था, और इसका तो कुछ रहा नहीं होगा क्योंकि एसोसिएशन अभी हुआ नहीं है। और आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसका कितना हो जाएगा, दैट इज सी माइनस सी अल्फा, क्योंकि जो अल्फा है सी अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अपना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स पे आप कह सकते हो, डिवाइडेड बाय आप डिवाइडेड डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, यहाँ पे एसोसिएशन है तो एसोसिएटेड लिखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल कंसंट्रेशन सी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जो जिनका वो कंसंट्रेशन जो डिसोसिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। तो आफ्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इसके एन मॉलिक्यूल से या एन पार्टिकल से एक ही पार्टिकल बन रहा है, क्योंकि एन पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक पार्टिकल बना रहे हैं। तो एन पार्टिकल से अगर एक पार्टिकल बन रहा है तो एक पार्टिकल से कितना बनेगा, 1/n बन जाएगा। और यहाँ पे सी अल्फा डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि सी माइनस सी अल्फा रह जा रहा है, तो सी अल्फा से कितने बनेंगे, दैट इज सी अल्फा अपॉन एन। तो इसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए एन का सी अल्फा अपॉन एन। तो अब वेंट हॉफ फैक्टर निकालते हैं हम। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो आफ्टर ये है ए एन के हैं कुछ और कुछ बच गए ए के, तो कितना हो रहा है देखिए, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन। ये बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन है, डिवाइडेड बाय बिफोर। बिफोर कितना है, बिफोर है सी। अब एक काम करते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं। तो सी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये किसके लिए होता है, एसोसिएशन के लिए। अब सेम चीज डिसोसिएशन के लिए भी हम कर सकते हैं। अब डिसोसिएशन के लिए कैसे कर सकते हैं, ये तो एसोसिएशन के लिए था, डिसोसिएशन के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। तो डिसोसिएशन के लिए कैसे करेंगे, देखिए डिसोसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन मान लेते हैं सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है। तो मान लेते हैं जो एन ए के जो एन पार्टिकल है, यहाँ पे एन का ध्यान रखना, ये एन क्या है, एन वो पार्टिकल्स हैं कि कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं। अगर 2 पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर 3 पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन की जगह क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए एन है और ए एन जो है वो डिसोसिएट होके वो एन पार्टिकल्स बना दे रहा है। अब यहाँ पे ए के ही आप एन पार्टिकल समझो या ए बी सी डी अलग अलग पार्ट्स में वो डिसोसिएट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस कितने पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहा है। तो अब मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो हम वही काम करते हैं बिफोर डिसोसिएशन, तो ये इसका कंसंट्रेशन सी है और इसका 0 है। अब आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसका कितना रह जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। और इसका देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है ना इसका वो एन पार्टिकल्स बना रहा है, करेक्ट। तो सी अल्फा पार्टिकल्स अगर डिसोसिएट होंगे तो कितना बनाएगा, एन इंटू सी अल्फा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितने बनाएगा, एन इंटू सी अल्फा। तो बस यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, वेंट ऑफ फैक्टर पता करना है। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर आफ्टर यानी कि सी माइनस सी अल्फा प्लस एन इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बिफोर। बिफोर कितना है, सी है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी कॉमन ले लीजिए आप, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई सी। और आप यहाँ से सी से सी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको दोनों केसेस मिल गए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स
फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।